नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है और इस दौरान कई बड़े दिग्गजों ने घर से निकलकर पोलिंग बूथ जाकर अपने मताधिकारों का प्रयोग किया है। बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुशासन, विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। देखिए, दैट वी विल सी। लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट। वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म, देन वी विल सी हाउ टू टैकल द मैटर। कितनी भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं। प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। तो सीएम मतदान करके आप देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 86% हुआ था, 85 पॉइंट कुछ हुआ था। अब की बार भी वो उतना ही होगा। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा निश्चित रूप से। सुशासन। तो सुना आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। दरअसल रिकॉर्ड लगातार बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 वर्षों के बाद सरकार का बदलाव हो जाता है। एक बार भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी बार कांग्रेस और फिर अगली बार भारतीय जनता पार्टी। यह परिपाटी चली आ रही है एक लंबे समय से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार इस परिपाटी को तोड़ने का काम किया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने इसके पहले भी उत्तर प्रदेश का जिक्र करें या फिर उत्तराखंड का जिक्र करें, ऐसे कई जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है। जो रिकॉर्ड बने थे उन सारे रिकॉर्डों को बीजेपी ने ध्वस्त किए हैं और इसी दमखम के साथ एक बार फिर से अब हिमाचल प्रदेश में भी यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि दरअसल हिमाचल प्रदेश की जो परिपाटी है, जो चलन है, उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। क्योंकि अब विकास के नाम पर सिर्फ मतदान हो रहा है और जनता विकास के नाम पर वोट देने का काम कर रही है। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इतनी आसान राह नहीं होगी, क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है। यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस हिमाचल मैदान में उतरी है। कांग्रेस का भी यह बड़ा दावा है कि दरअसल इस बार वो आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है बारी बारी अब नहीं चलेगा भाई, अब विकास का काम चलेगा और विकास के नाम पर हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है। लोग मतदान करने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी आत्मविश्वास के साथ बोल रही है। हमने पहले भी बताया कि वो चाहे उत्तराखंड का जिक्र करें, चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, वहां पर भी ऐसी परिपाटी जो थी उनको तोड़ने का काम किया गया है। और अब आज मतदान हो रहा है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर सभी बड़े दिग्गज अपने घरों से बाहर मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। युवा भी घर से बाहर मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। युवाओं को हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे सुनवाया आपको कि किस तरीके से युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि रोजगार उनको चाहिए, उनको विकास चाहिए, उनको राजनीति से मतलब नहीं है। क्योंकि तमाम सारे तरीके के तमाम सारे मुद्दे ऐसे जो अविवादित मुद्दे ला दिए जाते हैं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता है, उन मुद्दों को लेकर के राजनीति और सियासी समीकरण साधने की कोशिश जरूर की जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से जनता जागरूक हो रही है, यह कहा जा रहा है लगातार, और बीजेपी भी यह दावा कर रही है कि हम केवल विकास के मुद्दे की बात करते हैं, विकास की लड़ाई लड़ते हैं और विकास के नाम पर ही वोट मांगते हैं। और आज देखने वाली बात यह होगी खैर कि कितने फीसदी मतदान होता है हिमाचल प्रदेश में, शाम को यह क्लियर हो जाएगा और किसके खाते में क्या जाता है वो आने वाला वक्त भी बता देगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर हिमाचल चाहता क्या है, इस बार हिमाचल की क्या मांग है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। सुनील जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। डॉक्टर धरोज कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। धरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कौशिक जी, अगर जिक्र करें
हिमाचल प्रदेश का, तो क्या लगता है क्या समीकरण बैठ रहा है इस बार? हिमाचल क्या मांग कर रहा है? क्योंकि वहां पर दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो परिपाटी थी हम वो तोड़ देंगे, कांग्रेस कह रही है जनता नकार देगी, आम आदमी पार्टी इतना बड़ा दम्भ भर रही है, जबकि उसने उत्तराखंड में देखा कि किस तरीके से उसको मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि अगर पर्वतीय क्षेत्र का जिक्र करें तो वहां के कमी समीकरण कुछ और वहां की जो लोगों की समस्याएं होती हैं मूलभूत, वो थोड़ा भिन्न होती हैं। क्या नजरिया कहता है आपका? ये देखो, ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है इसको बहुत समझने की ये आवश्यकता है कि जनता की मजबूरी, मैं जो अपने स्तर से आकलन कर पा रहा हूँ कि कोई तीसरा ऑप्शन जनता के पास वहां नहीं रहा। और आपने देखा होगा भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस के बीच वहां भी जनता झूलती रही। और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से जनादेश की समीक्षा करें हम 1985 के बाद की, तो ये देखेंगे लगभग 1998 को छोड़कर के लगभग सारी सरकारों का बहुमत रहा। 1998 में जरूर 31 सीटें आई थी। उसके बाद कांग्रेस के 5 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देकर के अपने हुकूमत को बना दिया। लेकिन आप देखिए कि 1998 को छोड़कर के 1985 समीक्षा आप करेंगे तो यही देखेंगे भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस और भाजपा। आप ये बताइए कितना जनता को वहां ठगा गया। एक बार जनता आपको पूर्ण समर्थन बहुमत दे रही है और अगले इलेक्शन में वो असहमत है आपके विचारों से, आपकी नीतियों से, और फिर वो दूसरी पार्टी की सरकार बना रही है और दूसरी पार्टी की सरकार बनी, उससे भी सरकार जनता ऊब गई, फिर वो पिछली वाली सरकार को लेकर के। ये चल रहा है पिछले 37 साल जो उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में जरूर 37 साल से सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें वहां बनती रही। भाजपा आई, फिर बहुजन समाज पार्टी आ गई, फिर समाजवादी पार्टी आ गई, फिर भाजपा आ गई। इस तरीके से वहां क्रमबद्ध 3 दलों का वहां रहा और छोटे छोटे राजनीतिक दलों का वहां समर्थन रहा। बिल्कुल। उत्तराखंड में भी आपने यही परिपाटी देखी जो आपने जिक्र किया अभी, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा। अब जनता, मुझे लगता है कि यदि हम आप पार्टी की भी समीक्षा करें तो आप देखेंगे 2022 का चुनाव बहुत दूर नहीं गया। यदि आप पार्टी की नीतियों से जनता प्रभावित होती तो निश्चित तौर से उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ तो बढ़त मिलती। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भी आप छोड़ दीजिए बात, कम से कम एनसीआर की सीटें तो जीत लेती। क्योंकि एनसीआर दिल्ली से लगा हुआ है। वही योजनाएं उन्होंने दिल्ली में जो वायदे किए वही इन्होंने इन चुनावों में वायदे किए, लेकिन जनता ने वो रिजेक्ट कर दिया। अब कहने का मकसद ये है कि अब जनता इतना कुछ समझ चुकी है, पिछले हम 1 दशक की बात करेंगे, 1-1.5 दशक से, क्या विपक्ष के पास फॉर्मूला क्या है, लोगों के पास क्या फॉर्मूला है? बिल्कुल, समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसका फॉर्मूला विपक्ष के पास है कि नहीं? यदि विपक्ष के पास है तो विपक्ष की तरफ आएगा। विपक्ष नेतृत्व विहीन की बात करें तो चलेगा एक बात के लिए। तो 2004 इसका उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने बड़ा चेहरा होने के बाद विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी को हटा दिया। लेकिन लगा कि हाँ कुछ न कुछ विपक्ष के पास रास्ता हो सकता है। आज रास्ता क्या है? तो इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें जो रिकॉर्ड टूटा, चाहे उत्तराखंड की बात करें, ये बड़ा सवाल है कि दरअसल अगर बेरोजगारी या रोजगार के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के विपक्ष सामने आ रहा है तो क्या उनके पास इसका कोई निराकरण, कोई समाधान है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, ये आपने कहा है। ठीक बात है धनोज जी, क्या वास्तव में विपक्ष के पास कोई ऐसा हथकंडा है कि जिससे इस जो त्रस्त है जो जनता या युवा बेरोजगारी से, उससे उबार सके? हिमाचल का अगर हम जिक्र करें तो 9 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड हैं 9 लाख, और रोजगार मिल नहीं पा रहा है। अगर रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही विपक्ष की तरफ से, क्या आने वाले समय में ये वो दावा कर सकते हैं, या क्या जनता को उन्होंने कोई ऐसा रास्ता बताया कि इस रास्ते से ले जाएंगे और रोजगार देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने जो बात का वहीं से 2 लाइन में शुरुआत करता हूं। मानो या न मानो पर यही रीत है, मानो या न मानो पर यही रीत है, एक बार कांग्रेस की एक बार भाजपा की जीत है। ये तो ट्रेंड है हिमाचल का। लेकिन मैं अपने मित्र सुनील कौशिक जी का एक जो, और इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए, एक लाइन जोड़ दीजिए ना, और यही रीत है, उसके बाद जनता ही खाती डिफीट है।
भाई ये वो तो तो दीजिए, देखिए जनता को भी तो ले आइए, बिल्कुल, कांग्रेस बीजेपी को तो आप बिल्कुल। ले आए, जनता को कहां ले नहीं, जाएंगे, अभी- क्योंकि डिफीट हारती तो जनता है। वास्तव अगर सच्चाई देखा बिल्कुल, जाए बिल्कुल, तो बिल्कुल, हारती बिल्कुल। जनता अभी है। जी जी योगेश जी, वोट प्रतिशत भी यही बता रहा जनता का जी। लेकिन मैं उनके बातों में कुछ बात ऐड करता हूँ हाँ। क्योंकि वो बहुत ही माकूल बात कहा है, जिनका 100% वजन है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सिद्धांतवादी लीडर थे और एक वोट के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसका एक संपर्क बना विपक्ष का, विपक्ष एकजुट हो गए, सारे विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े और वाजपेयी जी को हरा दिया। सारे विपक्ष, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों का। हाँ। लेकिन आज ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब विपक्ष का अपना डपली, अपना राग है, जिसके कारण आप देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप ये चीज को देखेंगे कि दावे तो जनसभा में बड़े बड़े होते हैं लेकिन जैसे रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट ढाक के पात निकलते हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, यही रीत था नोएडा को लेकर। नोएडा को लेकर यही रीत था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं, नोएडा के बाद वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं रहे। लेकिन इस रीत को बदल दिया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो औद्योगिक नगरी नोएडा आकर उन्होंने पुनः सरकार बनाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिमाचल का ये जो 1990 37 सालों से चला आ रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और जैसा कि जिक्र आपने भी किया और जिक्र हो रहा है सुबह से आम आदमी पार्टी का, लेकिन सुनील कौशिक जी ने जो एक बात कहा वो बहुत ही अच्छी बात कहा कि अगर उनका वो अलग अलग वादे लेके नहीं जाते हैं, केजरीवाल साहब वही मॉडल लेके हर जगह जाते हैं, लेकिन वही है कि जिस छाते को लेकर वो दिल्ली में धूप छांव बारिश से बच जाते हैं, वही छाता उनका उत्तर प्रदेश में फेल हो जाता, वही टूट जाता, वही छाता उसका उत्तराखंड में टूट जाता। लेकिन वो छाता पंजाब में काम आ गया, उसको धूप बारिश से बचा लिया, लेकिन दिल्ली एनसीआर में नहीं बचा पाया। ये बात भी सही है। इसलिए कहते हैं कुछ हिमाचल का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कि पंजाब से सटा हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल उन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ा सकती है, वहां पर असर कुछ देखने को मिल सकता है। क्या वास्तव में धरातल पर यह उतर पाएगा क्या? तो ये आप ये ठीक कह रहे हैं, लोग ज्यादा है, पंजाब के लोग वहाँ है, जैसे व्यापारी वर्ग के जितने लोग हैं। हाँ। मैं आपको कहा ना, नादो नगर जाएंगे आपको, हाँ। तो आपको 100 में 80 घर मेरे ख्याल से मिल जाएगा। हाँ। मेरा कहना देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, देखिए वोट की महत्व आपके मैं इंडिया वाइज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वोट का महत्व क्या है। हाँ। चुनाव आयोग ने जो लाहौल स्पीति के यानी 15,256 फुट ऊंचाई पर पोलिंग बूथ बनाया, जानते वो 52 वोट है, 52 मतदाता है। तो वैसे ही हिमाचल के लोग समझे कि जब चुनाव आयोग 52 मतदाता के लिए, क्योंकि और स्टेट में क्या होता है कि छूट भी गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इतिहास बता रहा हूँ, लेकिन हिमाचल को लेकर चुनाव आयोग ने इतना अच्छा मतलब अपना एक उदाहरण पेश किया है कि वो 15,256 फीट ऊपर जो ये है तासीगंज काजा स्पीति क्षेत्र में, वहां 52 मतदाता के लिए पोलिंग बूथ बनाया। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हिमाचल के लोग घर से निकले नाराज हो चाहे वो खुश हो, लेकिन पहले वो खुद को तो समझे तो उसका पोलिंग का क्या पावर है। एक वोट से सरकार बदली जा सकती है, एक वोट से सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। चुनाव आयोग बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि भी खर्च करता है और प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो वोट प्रतिशत है उसमें गिरावट ही दर्ज की जा रही है। अब कितने इनके जो ये कदम है वो कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। रिजल्ट जब आ जाएगा ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने फीसदी मतदान हुआ आज, और शाम को पता चल जाएगा। सुनील जी, आपका रुख करेंगे। एक बड़ी लंबी लंबी बातें कही जाती हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, महिला सशक्तिकरण को लेकर के सभी राजनीतिक दल, हम चाहे बीजेपी का जिक्र करें चाहे कांग्रेस का जिक्र करें, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये सब बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन हिमाचल के चुनाव में हमको जो देखने को मिला वो कहीं ना कहीं हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं को दरकिनार किया गया। बीजेपी ने केवल 6 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने 3 महिलाओं को। क्या वास्तव में महिलाओं में यह काबिलियत नहीं है इसके लिए, या हम उन पर इतना संदेह है इन राजनीतिक दलों को कि ये सत्ता तक हमें नहीं पहुंचा सकती, इसलिए इन्हें टिकट ही मत दीजिए? तो ये भी बड़ी बड़ी बातें क्यों? देखो, ये जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, हाँ। तो
जो वहाँ की चुनाव प्रभारी है वो यहाँ की भी चुनाव प्रभारी थी। उन्होंने कहा महिला है लड़ सकती, और 40% सीट देने का वायदा किया। क्या हुआ? और जब हम लोग ये बात कहते थे उस समय चुनाव के समय पे कि जो प्रियंका गांधी जी, क्या ये फॉर्मूला हमेशा लागू रहेगा? उन्होंने कहा हमेशा लागू। जिन राज्यों में चुनाव होगा उन राज्यों में हम 40% महिलाओं को टिकट दें। क्या हुआ? क्या कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश में एक फॉर्मूला निकाला था, प्रियंका गांधी जी का एक फॉर्मूला था, प्रियंका गांधी जी वहाँ प्रभारी हैं, क्या प्रियंका गांधी ने वो नारा वहां दिया कि महिलाएं लड़ सकती है? क्या महिलाओं को जो टिकट देने की बात जितने प्रतिशत की थी कांग्रेस ने थी, और राजनीतिक दलों को छोड़िए आप, तो कम से कम शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी किसी न किसी राजनीतिक दल से। तो जब बीजेपी ने क्या दिया है घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार आई तो 33% आरक्षण देगी। आप बताइए, जब संसद में लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए सुनील जी, यहाँ पर एक ये सवाल ये उठता है, बड़ा अहम सवाल है कि आप आरक्षण देंगे वो बात ठीक है, लेकिन वहां आप आरक्षण मत करिए। 30% की आप मांग करते हैं, आप बिल पारित करने की बात करें, दुनिया ढोंग ढकोसले की बात करते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसमें देखिए दोनों पार्टी शामिल हैं। अगर आप वहां पर नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम अपनी पार्टी लाइन में तो आप करके दिखाइए, आप जनता को एक मैसेज देने का काम तो करिए। मान लिया कि कांग्रेस नहीं कर रही है, बीजेपी भी तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है, वो कर सकती है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कि तमाम बार शासन से क्या निर्देश जारी हुए। नहीं सुनील जी, आज तो यूपी की बात नहीं करेंगे, हम हिमाचल के चुनाव की बात कर रहे हैं और उसको लेकर कह रहे हैं लोगों का नजरिया क्या होना चाहिए, हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं। मैं वही ले जाना चाह रहा हूँ कि जब शासन बार ये निर्देश जारी करे कि चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके पति नहीं चलाएंगे, पति मीटिंगों से बाहर रहेंगे, ठीक, पति अधिकतर मीटिंग में रहते हैं, वही सब कुछ चलाते हैं, तो जब बड़े स्तर पर ये चीजें देखने को मिलती हैं तो मुझे लगता है कि महिला शक्ति को ये जानने की आवश्यकता है कि कम से कम राजनीति में उनका हस्तक्षेप है। लोग समझते हैं कि यदि हम आपको वोट कर रहे हैं तब भी आपके पति को चलाना है, हमें कोई समस्या होगी तो आपसे सीधी बात नहीं होगी, आपके पति, आपके भाई, आपके पिता से बात होगी। तो कैसे बदलाव आएगा? क्या उसी घर में जहां मैं अपने घर की बात करूं या मेरी पत्नी विधायक हो जाए और सारा कुछ काम मैं ही देखूं, जनता से मैं ही जुड़ूंगा, तो कोई आरक्षण का मतलब थोड़ा ही है। महिला सशक्तिकरण की बात वो फर्जी होगी कि जब महिला बैठ करके बदलाव की बात नहीं कर सकती। बहुत जगह आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे विदेश से लौट के ग्राम प्रधान बन गए, महिला लड़कियां ग्राम प्रधान बन गई, उन्होंने पूरा ग्राम सभा के स्वरूप को ही बदल दिया। वो तब बदला जब वो शादीशुदा नहीं है। आप जो भी, मैं बहुत छोटे स्तर की बात कर रहा हूँ, या तो कहीं भी कोई शादीशुदा महिला, या चाहे वो राज्यसभा पहुंच जाए, चाहे लोकसभा, चाहे विधानसभा, चाहे ग्राम प्रधान, जब उनके परिवार के लोग चलाते हैं, तो मैं कहूंगा कि इस मानसिकता को बदलने की पार्टियों को नहीं, हम सबको आवश्यकता है, जनता को भी आवश्यकता है कि यदि हमको किसी प्रतिनिधि को चुनने का मौका जनता ने दिया है तो उसको अधिकार देने का, उसका छोड़ना पड़ेगा उसको। तो हम पार्टियों से ज्यादा अपेक्षा हमें खुद बदलाव लाना पड़ेगा। चलिए, हमें खुद बदलाव लाने की जरूरत है, ये बात आपने ठीक कही है। और हम तमाम सारे उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे देश को संचालित किया महिलाओं ने, देश के प्रथम नागरिक के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है महिलाओं ने। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता नहीं कि महिलाओं में अभी भी इतनी जानकारी का अभाव होगा। धरोज जी, आपका रुख करेंगे, क्या वास्तव में महिला केवल वोट बैंक बनकर के ही रह गई हैं? हिमाचल का हमने जिक्र किया, पिछले विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं से 7% ज्यादा महिला मतदाताओं ने मतदान किया। सोचिए, मतलब उतना पुरुषों ने नहीं किया है जितना महिलाओं ने किया, 7% ज्यादा किया महिलाओं ने। तो क्या वास्तव में ये केवल वोट बैंक बनकर के ही रह गई हैं? ये खुद नहीं सामने आना चाहती हैं, या राजनीतिक दल जो हैं वो केवल अपने फायदे की सोच में इन्हें आगे नहीं आने देते? देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव चल रहा है, आंकड़े जो आपने बताया मेरे पास भी है। देखिए, अभी 50% महिला मतदाता है वहां पर, क्योंकि 55 लाख समथिंग करके, मतलब 6 लाख के आसपास है, तो उसमें 50% महिला मतदाता है। और जैसे 2017 में महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर पुरुषों से, जो बात आपने अभी कहा, मैं उसी को थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। इस बार भी महिलाओं का वोट पुरुष से ज्यादा होगा, क्योंकि अभी जितने भी पोलिंग स्टेशन है ना, वो जहां भी देख लीजिए, पहाड़ पर चढ़ी, सोलन की एक बात बता रहा आपको, सोलन पे पुरुष जो है बोला मैं बाद में मतदान करूंगा, और महिला जाकर पहले लाइन लग गई और मतदान करके आ गई। एक ही पहाड़ पर पुरुष और महिला को चढ़ना है, लेकिन महिला चढ़ गई
अब और पुरुष पुरुष पीछे रह गए। आलस में हो, हाँ। वही तो आलस में चले गए, मैं पीछे रह गए मतलब हाँ। वो पीछे रह गए। ठीक कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वोट बैंक की जो बात करते हैं, ठीक हाँ। है, तो वोट बैंक ये भी पार्टियां समझ रही है, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। हाँ। जो जिक्र हो रहा था पारिवारिक ढांचा, देखिए हाँ। क्या होता है, हाँ। आज हमारे देश में राजनीतिक शास्त्र से पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब बारी आती है पार्टियों को टिकट देने की, हाँ। तो किसी राजनीतिक जो स्नातक है, मास्टर है, पीएचडी है, उनको टिकट नहीं देंगे। मान लीजिए ऐसे लोगों को नहीं खोजेंगे जिसने पढ़ाई की हो, पॉलिटिकल साइंस से जिसने टॉपर रहा हो, ऐसे लोग अगर राजनीति में तो उसको टिकट नहीं देंगे। हाँ। लेकिन जो करोड़पति है, हाँ। करोड़पति, उसकी शिक्षा चाहे 8वीं पास क्यों ना हो, 9वीं पास ही क्यों ना हो, उनको टिकट देकर उनको विधायक और एमपी बनाते हैं। हाँ। मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे तो मैं बीजेपी का दे देना चाहता हूँ। बीजेपी ने भी वही किया, अभी गुजरात जाइए, ठीक है, कार्यकर्ता है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन मैं एक मतलब बहुत बड़े क्रिकेटर उसके वाइफ को टिकट दिया है, हाँ। ठीक है, बगल में वही बहुत सारे 20 साल से बीजेपी में जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, हाँ। वो उनको दिखाई नहीं दिया, हाँ। क्योंकि उनके आने से वहाँ की गरीब महिलाओं को रोजगार मिलता, वहाँ उनको पढ़ने के लिए समुचित विकास मिलता, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता, ये सब चीज उनको नहीं दिखाई दे रहे। उनको दिखाई दे रहे कि बीजी लोग को टिकट दो, कैसे वो जीते। उनको दिखता है कि एक अमीर आदमी टिकट जीत जाएगा। अब बिहार में ले लीजिए, अभी उपचुनाव हुआ था, उन्होंने क्या किया, एक तरफ शालीनता की बात करते बीजेपी और एक तरफ जो है बाहुबली को टिकट देती है, बाहुबली की पत्नी को। तो ये मैसेज जो था, इसलिए वहां से मोकामा से उसका हार हो गया। लोग कहते हैं कि अनंत सिंह की जीत हो गई। आप किसी चीज को मिटाना चाहते हैं तो उससे बेहतर उदाहरण आपको पेश करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप बाहुबली तंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो आपको एक साफ सुथरा ईमानदार आदमी लाना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह हिमाचल में हो रहा है। हिमाचल में दोनों पार्टी, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस, दोनों ने 28 राजपूत को टिकट दिया है। मैं पूछना चाहता आपको, वो पहले से बलवान है, पहले से वो शास्त्रवान है, सब कुछ है, लेकिन वहां SC ST OBC जिनको वाकई मुख्यमंत्री की जरूरत है, जिनको वाकई मंत्री की जरूरत है, जिनको ये तमाम मुख्यमंत्री कभी टाइम नहीं दे पाते, सिर्फ जनसभा में जाकर मंच पर बोल देते कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साथ दिखता नहीं है। आज उसी का नतीजा योगेश जी कि आज पोलिंग बूथ पर वोटर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जो महिलाओं की बात की है, तो महिलाओं का योगदान पूरे भारत में सबसे नंबर 1 रहा है वोटिंग में, चाहे वो बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए। योगी आदित्यनाथ भी महिलाओं को अपने मंच से उन्होंने धन्यवाद कहा। जानते क्यों? क्योंकि आप देखिए 17% का डिफरेंस है, 17%। तो यहाँ आपने कहा ना पिछले में 7%, इस बार भी देखिएगा 10-15% का डिफरेंट होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चुनाव तो होता रहेगा, लेकिन जो एक बिल पड़ा हुआ महिलाओं का संसद में, जो आरक्षण का बिल है, बराबरी का दर्जा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक गुना भागा बता देता हूँ कि अभी बीजेपी ने कोशिश किया दिल्ली में MCD में, वो आधे माने 50% महिला को टिकट दिया, 250 में 125 महिला को टिकट दिया, लेकिन खुलकर नहीं, वो इनडायरेक्ट। मैं चाहता हूं डायरेक्ट आए मैदान में, डायरेक्ट बोले कि हमारी माँ बहन भी अच्छा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो भी है ही, मैं नमन करता हूं, आप बेहतर मुख्यमंत्री, बेहतर मंत्री बन सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि कितना महिलाओं को आपने बताया, जो उदाहरण दिया वो उदाहरण कितना कारगर साबित होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और उसके बाद फिर और आकलन किया जा सकता है। जैसे अभी सुनील जी ने बातें उन पर सवाल उठाई कि अभी भी ये ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि होती तो महिलाएं हैं पद पर, लेकिन उनके पति या उनके भाई जो भी होते हैं वो सब पूरा कामकाज देखते हैं। सुनील जी, हिमाचल में एक और बड़ा मुद्दा है, जब सुनील जी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल आ रही है। उस समय जब 2017 में सरकार ने अपना, जब सरकार में आना था बीजेपी को, तो दृष्टिपत्र जारी किया था। उसमें यह कहा गया था कि जो भी 4 लेन से जो जमीनें जो आएंगी 4 लेन के अंतर्गत, उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हिमाचल सरकार ने फैक्टर 1 आधारित पर मुआवजा दिया, जबकि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इसको गलत बताया। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी कहा कि फैक्टर 1 आधारित पर मुआवजा ना दिया जाए, बावजूद इसके मुआवजा वही दिया गया। ऐसे में चाहे कुल्लू का हम जिक्र करें, शिमला का जिक्र करें, हमीरपुर का जिक्र करें, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, उन जिलों में ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या लगता है कि यह मुद्दा भी प्रभावित कर सकता है क्या?
नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं हाँ। जहां मुझे लगता है कि आगे के पीढ़ी का भविष्य तय करते हैं। और जब कोई भी पार्टी जब इस तरीके की घोषणा चुनावों में करती है तो निश्चित तौर से आप मानिए कि वो आगे जाकर के जो बच्चों के भविष्य को देखकर के लोग डिसीजन लेते हैं। तो जब आप इन लोगों को वायदे को तोड़ेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो फिर 5 साल तक इंतजार करने के लिए अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि राइट टू रिकॉल जो वाला सिस्टम है तो वो होना चाहिए। दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो मैं बार बार सारे चैनल्स पे बोलता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाए और घोषणा पत्र जारी करे, उसको मुझे लगता है चुनाव आयोग को सरकारी प्रपत्र मान लेना चाहिए। और उस घोषणाओं में वो पूरी नहीं कर पाता है किसी तरीके से, तो उस राज्य में जहां चुनाव हुआ है कम से कम उस राजनीतिक दल को 10 साल का बैन लगा देना। हाँ, ये बड़ा 10 साल तक वो चुनाव होगा। नहीं लड़ेगा। हाँ। तो जो फालतू टाइप के जो रेवड़ी बांटने वाले आते हैं हाँ। या जो युवाओं को, जैसे आपने क्या कहा हाँ। कि 9 लाख तो रजिस्टर्ड बेरोजगार है। हाँ। 9 लाख। हाँ। अब वोटर कितना है आप जानते हैं वहाँ? 54,85,000। 54,85,000 में या तो 9 लाख वोटर का मतलब समझ गए ना आप? जो बिल्कुल। हाँ, बेरोजगार जाहिर जो तौर यूथ पर 9 लाख जो यूथ है, बेरोजगार युवा हैं वो युवा हाँ। कहिए आप। हाँ। अब वो वोटर ही होगा निश्चित तौर से। हाँ, जाहिर तौर तो पर। अब 55 लाख में 9 लाख लोग डिसीजन नहीं लेंगे। नहीं, वो युवा ही इसलिए है, वो वोटर इसलिए है कि 18 के बाद तो हमारी ये नियम है ना कि भाई हम रोजगार कर सकते हैं। यस, तो अब 9 लाख का मतलब आप समझिए कितना परसेंट हो हाँ। गया। चले। जब इतना प्रतिशत व्यक्ति हाँ। ये डिसीजन न ले पाए हाँ। कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगली सरकार बनेगी, हाँ। तो बेईमानी होगी। बेईमानी हो गई, बिल्कुल। दूसरी बात, यदि कोई राजनीतिक दल उनसे राजनीतिक वायदा कर दे हाँ। और 5 साल तक उसको वायदा पूरा न करे हाँ। और फिर वो कहेंगे चलो अब दूसरे राजनीतिक दल को कर ले रहे हैं, हाँ। वो भी पूरा नहीं करे, तो फिर कहाँ जाएगा युवा? कहाँ जाएगा युवा? अपने कहाँ आप में बड़ा जाएंगे लोग? सवाल है। चलिए, समय के इसलिए- अभाव के चलते सुनील जी माफ कीजिएगा, यहीं पर आपको रुकना पड़ा है। सुनील कौशिक जी और धरोज कुमार, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश में मतदान लगातार जारी है और जिस तरीके से मतदान चल रहा है, ये कहा जा रहा है, अभी धरोज जी ने कहा कि इस बार भी देखने को यही मिलेगा कि महिलाएं ज्यादा मतदान करने में रुझान ले रही हैं। देखने वाला वक्त होगा और आने वाला वक्त शाम को ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने फीसदी मतदान हुआ है। हिमाचल विधानसभा से और मतदान को लेकर के पल पल की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।